जितनी भी पढ़ाई हो सकेगी वो हम करेंगे। मतलब 3 से 4 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म हमको करना है। स्टार्ट करते हैं। आ जाइए एक बार सभी, और सभी को गुड इवनिंग भाई। एक बार ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं वैसे वैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप करते रहेंगे, अगर आप फ्यूचर में भी अपडेट्स पाने के इच्छुक हैं तो। अदरवाइज़ मिस हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं, अपरंपार सूचनाओं का भंडार है इंटरनेट, तो आप खो ना जाएं उस भंडार में, जो ज़रूरी चीज़ें वो भी मिस ना हो जाएं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह प्रेस करके पता रखें कि कब सेशन होने वाला है। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं। हम थे कल मोटिवेशन पर, उससे पहले की कहानी आप पार्ट 1 में देख चुके होंगे, ये है पार्ट 2, है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आज बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोटिवेशन, उसके अलावा क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, इंटेलिजेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया आपका, बाकी तो हम कल कर चुके हैं। क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एकदम फुल ऑन बना करके रखनी है, और उस हिसाब से पढ़ना भी है। एक बार आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। नहीं, सर्दी का टाइम है, ज़्यादा लेट हो जाता है फिर रात को, देखिएगा एक बार। और आज संडे है तो हमारे पास ये लग्जरी है कि हम 7 बजे सेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं तो 9 बजे से पहले पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंगे एक अलग अलग सब्जेक्ट की भी करेंगे मैराथन। पहले सीडीपी निपटा लें, सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वेटेज भी है, और वैसे भी है अगर आप देखेंगे सिलेबस वाइज भी, कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो भी सीडीपी में ही सबसे ज़्यादा हैं। और फिर ये आपके लिए बेस का काम करेगा, चाहे आप केवीएस देने जाएं, चाहे आप कोई भी देश भर में पेडागोजी जहाँ पर भी आती है टीचिंग एग्जाम देने जाएं। एक बार ज्वाइन कर लीजिए तसल्ली से। संडे है, बट ना संडे आपके लिए होना चाहिए ना मेरे लिए। पढ़ाई के लिए कोई संडे नहीं, क्योंकि पेपर आपके सर पे है। स्टार्ट करते हैं कहानी। आ जाओ फटाफट से। मैम नोट्स दे दो मैथ के, दे देंगे। अब ये सीडीपी वाला मैराथन सेशन खत्म होने दो, उस बीच नोट्स दे देंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए मोटिवेशन की बात करेंगे। आ जाओ आप लोग, 2 मिनट बाद कहानी शुरू करने वाले हैं हम लोग। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। मिनिमम 1 क्वेश्चन सीडीपी में, और कई बार अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको देखने को मिल जाता है ना। नहीं तो मिनिमम तो 1 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, भरोसा नहीं है 2 दे दें तो, है ना। मोटिवेशन एंड लर्निंग आपका एक टॉपिक है। लर्निंग को भी आज हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लर्निंग आपको नहीं पढ़ना होता, लिमिटेड चीजें पढ़नी है लर्निंग में। तो मोटिवेशन पहले समझेंगे, फिर आएंगे उस पर। बहुत बढ़िया मैम, मैं बैच में भी हूँ और यहाँ भी डेली क्लास लेती हूँ। झारखंड से हूँ, झारखंड टेट के लिए भी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा, जिनको टाइम का नहीं पता है उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन। स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ये सेशन ऐसा है सबको ही देखना है, चाहे आप बैच में हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कुछ भी आपका सीन है, किसी भी किताब से नोट से पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है। क्या अभिप्रेरणा? सबको मोटिवेशन पूरा अपने आप में एक, क्या कहें, एक सेक्टर है अगर हम देखें इंटरनेट की दुनिया में, है ना। आप टीचर अपने आप में एक मोटिवेटर होता है अगर हम देखें तो, ठीक। तो मोटिवेशन है क्या, पहले ये किसी की इच्छा हो रही हो बताने की तो बता दो लाइव चैट में, इतने में। इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेंगे यार, टेंशन मत लो, दिमाग में जाएंगी चीजें, कुल मिला के बात ये। चलिए मोटिवेशन से शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो आपको किसी काम के शुरू करने, उसको बनाए रखने और उसके गोल तक पहुंचने, अंत तक पहुंचने में मदद करती है ना। एक ये ऐसी एनर्जी है। अगर हम बात कर रहे हैं इमोशन और मोटिवेशन की, तो ये दोनों ही शब्द निकले हैं, एक लैटिन वर्ड था इमोवियर करके, है ना। इमोवियर, तो इमोवियर का मतलब होता है टू मूव। तो एनर्जी जब आपकी मोशन में है, उसी को हम इमोशन और मोटिवेशन दोनों से जोड़ सकते हैं। टू मूव यानी आप गति करें, आप बैठे ना रहें एक जगह पर, ठीक है। तो टू मूव इसका मतलब होता है इमोवियर का, जिससे इमोशन भी निकला है, जिससे मोटिवेशन भी निकला है, ठीक। तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से एक वो एनर्जी है जो बनी रहती है। अगर किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की, आप मोटिवेटेड थे, आप तैयारी जारी रख रहे हैं, अभी भी मोटिवेशन आपके अंदर होगा। और अगर आप अंत तक पहुंचते हैं तो भी ये मोटिवेशन अपने आप में एक पूरी जर्नी के जैसी हो गई, एक प्रोसेस हो गई जो आपके व्यवहार को डायरेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के लिए आपको, ठीक। तो टू इनिशिएट समथिंग यानी कुछ शुरू करना, उसको बनाए रखना, परसिस्टेंट रहना उस पर, और अंत में गोल तक पहुंचना, ये कंप्लीट प्रोसेस है मोटिवेशन। अब जो व्यक्ति या बच्चा मोटिवेटेड है, आपका एज टीचर्स ये काम है कि बच्चों को आप मोटिवेटेड रख पाएं, क्योंकि
स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ रनवे टू लर्निंग, यानी मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे के जैसा है, एक राजमार्ग के जैसा है अधिगम की गाड़ी के लिए। अगर आप एक नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो आपको पता है यार ये तो बढ़िया, अब तो क्या आ गया, एनएच आ गया या फिर ये तो हाईवे आ गया, तो बढ़िया रोड है, एकदम मस्त गाड़ी चलेगी। उसी तरह से यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत ही बेहतर तरीके से चलती है। तो मोटिवेशन और लर्निंग क्या है, जुड़े हुए हैं। लर्निंग बेहतर हो पाती है यदि बच्चा मोटिवेटेड हो। तो हमें क्या करना है एज टीचर्स, बच्चे को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करनी है। और मोटिवेशन भी कैसी मोटिवेशन होती है, दो प्रकार की, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो मोटिवेशन भी हमें कोशिश करनी है बच्चे में भरने की इंटरनल। वैसे भरना तो इंटरनल के संदर्भ में अच्छी बात नहीं होगी, आप भर नहीं सकते इंटरनल, बट जो एलिसिट करनी है आपको, जो कोशिश करनी है कि बच्चे से एमर्ज हो क्या इंटरनल मोटिवेशन, उसके अंदर से उभर करके आए। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने की कोशिश आपको बच्चे को करनी है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से ज्यादा अभिप्रेरित है वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा, लंबे समय तक चल पाएगा। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या एक्सटर्नल मोटिवेशन बीच बीच में पुश देने के लिए यूज की जाती है। किसी काम की शुरुआत में अच्छा बच्चे का मन नहीं कर रहा, अच्छा पिताजी ने कह दिया अरे बेटा तुमको ये वाली साइकिल दिलाएंगे, वो वाली बाइक दिलाएंगे, वो वाला हवाई जहाज दिलाएंगे, पढ़ लो। तो बीच में पुश देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसी चीज के एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या मोटिवेशन का यूज किया जाता है। अदरवाइज इंटरनल मोटिवेशन एनी डे बेटर है। तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, जो कि एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप शुरू करते हैं, कुछ बनाए रखते हैं, जारी रखते हैं उस काम को और अंत तक पहुंचते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द यहां तक है नहीं है। अब मोटिवेशन है दो प्रकार की, यहां से सीधा क्वेश्चन हर बार आता है। एक है इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स का ही खेल है, फंसना नहीं है इन्हें देख के। बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल कह दे, एक्सट्रिंसिक कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंट्रिंसिक कह दे, इंटरनल कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या है, जिसका रीजन आपको बाहर ना मिले। ये सेल्फ स्टार्ट वाला इंजन है कि आपको सुबह उठाना नहीं पड़ रहा किसी को कि भैया उठ जाओ पढ़ लो, पेपर है 4 दिन बाद। आप खुद से मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर भी छोड़िए, आपको सीखने में बहुत इंटरेस्ट है और पेपर तो एक उसका जरिया है ना। तो इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन को जब भी पहचानना हो तो एक चीज याद रखनी है कि इंटरनल मोटिवेशन में रीजन बाहर नहीं मिलेगा। आप अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपनी रुचि के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना पसंद है। ये सेशन हो रहा है क्योंकि मुझे डिस्कस करना पसंद है ना। अदरवाइज कितनी बार तो हम चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं आज तक, और बैचेस में भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई लाइबिलिटी तो है नहीं। बट ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है कि मुझे सिखाना पसंद है, आपको सीखना पसंद है, आप सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों के एक्सटर्नल भी है कि पेपर में नंबर आ जाए यार किसी तरह से। ठीक, तो ये क्या हुआ, इंटरनल मोटिवेशन यानी जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ मोटिवेशन क्या है, केंद्र जो है अभिप्रेरणा का, वो इंटरनल है। इस बार पेपर में लोकस ऑफ कंट्रोल का यूज किया गया, नाम का हम पहले से करते आए हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी अभिप्रेरणा का केंद्र। किसी भी चीज का एक केंद्र होता है ना, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो चीज आ रही होगी। तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा का केंद्र है इंटरनल मोटिवेशन में, वो आंतरिक होगा, व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा। अगर आपको छांटना हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में अंतर पता करना है, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो आपको सिंपल देखना है कि बच्चे के बाहर अगर कोई रीजन है तो इसका मतलब वो मोटिवेशन एक्सटर्नल है, जिसका रीजन बाहर नहीं है वो इंटरनल है। बाहर की चीजें ऐसा नहीं है, अब आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप क्यूरियस हैं किसी चीज में, अच्छे हैं, आप गिटार बजाते हैं क्योंकि आपको गिटार बजाना पसंद है ना, आप गाना गाते हैं क्योंकि आपको गाना गाना पसंद है। अब कोई उसके लिए पैसे दे रहा है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, अदरवाइज आप वो काम वैसे भी करते। पैसा मिल रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी मिलता तब भी आप वो काम करते, इसका मतलब आप इंटरनली मोटिवेटेड है उस चीज को लेकर के। ठीक है बात। एक्सटर्नल में रीजन आपको बाहर चाहिए होगा, है ना, इसमें रीजन बाहरी दुनिया में मिलेगा, अदरवाइज आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। अगर पैसा नहीं मिले तो नौकरी पे ना जाए कल, ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का, वो एक्सटर्नल यानी बाहर होता है, आउटसाइड, आउटसाइड द पर्सन और इन आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में। आंतरिक अभिप्रेरणा का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, केंद्र जो है अभिप्रेरणा का, वो आंतरिक होगा। बाहरी अभिप्रेरणा का लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होगा। रिवॉर्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई भी एक लालच हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, कुछ भी रीजन बाहर होगा। आपको नंबर लाने क्योंकि पिताजी को खुश करना है, आपको कुछ और करना है क्योंकि किसी और को इंप्रेस करना है, शादी करनी है इसलिए नौकरी लेनी है, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, इंटरनल क्या है कि यार जीवन में पैदा हुए हैं, कुछ तो करेंगे ही ना, और कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे, किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको ही और बेहतर करेंगे। ठीक है, तो बाकी चीजें आ ही जाएंगी। तो ये हुई कहानी। फोकस करनी है आपको इंटरनल मोटिवेशन बच्चे की बढ़ाने में, क्योंकि इससे हैप्पीनेस भी लॉन्ग रन में अच्छी रहेगी और आप लॉन्ग रन में काम कर पाएंगे। आज 6 साल हो चुके हैं और
अगर ये एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होता तो आज मैं और आप यहां खड़े नहीं हो पाते, है ना। इंटरनल मोटिवेशन लंबी चलती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक टाइम के बाद जब आपको लगेगा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जब आपको लगेगा चीजें सही नहीं चल रही, या आप बोर हो गए रिवॉर्ड पा पा के भी। अब रोज एक चॉकलेट दी जाए अगर बच्चे को, तो कुछ दिन बाद चॉकलेट में मजा नहीं आएगा, अब 2 चॉकलेट चाहिए होंगी, फिर 3 चाहिए होंगी, है ना। तो एक्सटर्नल लॉन्ग रन में काम नहीं आता, लंबी रेस के घोड़े बनाने में सहायक नहीं है एक्सटर्नल मोटिवेशन। बीच में पुश देना है किसी चीज को स्टार्ट करने में सहायक होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स, अगर आप यहां पढ़ने के इच्छुक हो तो ये लिखा हुआ है, वैसे मैं बता दूंगी कि इंटरनल जो है वो अंतः आत्मा कह लीजिए, आप इसको सेल्फ मोटिवेशन कह लीजिए, आंतरिक रूप से आएगी। और एक्सटर्नल में लोभ की दृष्टि होती है, कहीं ना कहीं रिवॉर्ड, सैलरी, मार्क्स, या फिर एक ट्रॉफी हमें मिल जाए, है ना, कोई मेडल मिल जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। ज्यादातर दुनिया वैसे चलती एक्सटर्नल पे ही है, बट ठीक है, कुछ ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो देख पाते हैं चीजों को इंटरनली। सीडीपी का मैराथन आज हो जाएगा पूरा। कंचन आज भी पूरा नहीं करेंगे, कल प्याजे, वाइगॉस्की और कुछ चीजें रह जाएंगी, वो कल करेंगे। कोई जल्दी में नहीं है, हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो। ठीक, वो पेपर से 2 दिन पहले भी कर लेंगे, अगर एक ही सेशन में करना होगा तो पहले भी कराया हुआ है। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हम जानते हैं, इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है, प्रेरणा मोटिवेशन क्या है, एक नेशनल हाईवे की तरह या रनवे की तरह होती है लर्निंग के लिए। तो लर्निंग और मोटिवेशन का कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ये कहा जाता है कि स्पेशली लैंग्वेज में भी और लर्निंग के लिए एक चीज है जो प्री रिक्वेसिट है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्री रिक्वेसिट, यानी कि पहली शर्त है, अनिवार्यता है सीखने की, वो है मोटिवेशन, कि बच्चा मोटिवेटेड हो। आप, बोला जाता है ना, घोड़े को आप घास तक ले जा सकते हैं, खिलाएंगे कैसे, और वॉटेवर, ऐसे बहुत सारी कहावतें चलती हैं। तो इसका मतलब अगर मोटिवेटेड ही नहीं है बच्चा तो क्लास में आ तो जाएगा डर से अटेंडेंस के, बट सीखेगा नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट है, पहली शर्त है एक तरह से लर्निंग की, कि आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, बच्चों में इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा आपको देना है, ये बात हम कर चुके हैं। अब आते हैं मोटिवेशन की साइकिल पर। इससे भी पास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं, समझते हैं क्या कहानी है। ये जितने भी लोग चैट में रो और पीट रहे हैं, दुखी हैं, पता नहीं क्यों, इनका जो चल रहा होता है उसको छोड़ के सारी दुनिया पे ध्यान रहता है। पढ़ाई चल रही है तो इनको कोई और मैथ की बात करनी है, अगर सीडीपी चल रहा है तो कुछ और चल रहा होगा तो कुछ और बात करेंगे। मिल जाएंगे 11 तारीख से पहले नोट्स मिल जाएंगे भैया, परेशान मत रहो, कोशिश पूरी चल रही है। ठीक है ना, ये सारी बातें छोड़ दो, अभी पढ़ लो। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये क्लास आपकी करियर वेल पे भी चल रही है, तो वहां भी जो लर्नर्स हैं वो देख रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन के चक्र की, यानी अभिप्रेरणा की जो साइकिल है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन, ये इसको याद रखने का निमोनिक मैं आपको लगभग हर चैप्टर में देती रहती हूँ, एनडीए गार, यानी ये शॉर्ट फॉर्म हो गई एनडीए गार, क्योंकि 6 स्टेप्स हैं मोटिवेशन की साइकिल में। एक और मोटिवेशन की साइकिल आती है जिसमें 3-4 स्टेप होते हैं, बट हम यही फॉलो करते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी अप्रूव्ड है, या एनसीईआरटी इसको वेरीफाई करती है। ठीक है, बात क्लियर है, बात कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो एनडीए गार, इसके 6 स्टेप हैं। एन फॉर नीड, यानी ये पहला स्टेप है। अभिप्रेरित आप जब होंगे जब आपको कोई आवश्यकता होगी। यदि आपको पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता का मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर एक डिजायर भी नहीं है, नीड भी नहीं है। अगर किसी तरह की कोई नीड ही नहीं है तो वो काम आप नहीं करेंगे। दुनिया में और बहुत सारी नौकरियों के लिए लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप तो नहीं कर रहे क्योंकि आपको उसकी नीड नहीं है फिलहाल, या ना ही होगी कभी। कोई और काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सब, हर चीज की तो आपको नीड नहीं है, कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो उधर भी सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज की नीड नहीं होगी उसके लिए मोटिवेशन नहीं आएगी। तो नीड और मोटिवेशन इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। नीड और मोटिवेशन इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पे कई बार यूज कर लिए जाते हैं, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात हमने सुनी है। नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। भाई अगर आपको जरूरत होती है कि भाई एक ट्रॉली बैग भी अगर है तो उसको उठा के ना ले जाना पड़े, उसमें पहिए लगा दिए जाएं, ये क्या है, नीड सॉल्व हुई किसी ना किसी तरह की। ठीक है जी। अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि आप आज की डेट में देखते हैं टच फोन आया, कहीं ना कहीं किसी को तो नीड फील हुई होगी, तभी वो मोटिवेटेड हुआ होगा बनाने के लिए। तो आवश्यकता किसी ना किसी फॉर्म में, ये बाहरी भी हो सकती है, ये आंतरिक भी हो सकती है, बट आवश्यकता से शुरुआत होती है मोटिवेशन की। नो नीड नो मोटिवेशन। तो पहला जो स्टेप है आवश्यकता, यानी कोई ना कोई नीड होगी, आपको लगा होगा पेपर क्लियर करना चाहिए, नौकरी लेनी है, जीवन में कुछ करना है, और वट एवर रीजंस आर देयर। तो बात हो गई कि नीड यानी आवश्यकता पहला स्टेप है। अब आता है दूसरा स्टेप, जब आपके पास कोई नीड होती है कि यार मेरी एक नीड है कि एक नौकरी लेनी है, या टीचिंग में जाना है, या सरकारी नौकरी लेनी है, वॉट एवर। ठीक,
तो दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? ड्राइव, प्रणोद। अब आवश्यकता तो हो गई, आवश्यकता तो बहुत लोगों को है, अगर आप में ड्राइव नहीं है ना, आप में वो एक प्रणोद नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि हाँ इस चीज को सच में करना भी है, नहीं तो नीड तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ड्राइव। अब आपको एक ड्राइव मिलेगी कि यार मेरे को थोड़े हाथ पर शायद हिलाने चाहिए, या फिर सोचना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है। 2 साल से सोच रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, किसी और जॉब में दुखी हैं, एक दिन क्या होगा? वो ड्राइव जो है, जो आपके अंदर छिपी हुई है कि हाँ यार करना तो है, अराउजल में बदल जाएगी, यानी उत्तेजना में बदल जाएगी, एक आग में, ज्वाला में बदल जाएगी कि अब नहीं रुक सकता, इस्तीफा दे दिया किसी चीज को। आपने वो देखा होगा, एक सीरीज है फैमिली मैन, देखा होगा कई लोगों ने। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना जो भी काम था उनका, जो भी एजेंसी में वो काम करते थे, उसको छोड़ के कई नॉर्मल जॉब करना शुरू कर देते हैं, जो भी उसके कैरेक्टर हैं, मनोज वाजपेयी आई थिंक, है ना। तो फिर एक दिन वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अब वो व्यक्ति, नीड तो कुछ और है, ड्राइव भी कुछ और करता है, कर कुछ और रहे हैं, तो एक दिन अराउजल इतना बढ़ा कि इस्तीफा देके बॉस को रख करके यार काम कर लो तुम अपना, मुझे कुछ और ही करना है। ये है अराउजल कि अब आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अब आपको एक्शन लेने पे बाधित हैं। अब आप, तो आपकी जो नीड थी उससे थोड़ी ड्राइव आई, थोड़ी एनर्जी क्रिएट हुई, अराउजल उस लेवल पे जाएगी कि अब आप बाधित हैं कि एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो अब क्या किया आपने? किताबें खरीद कर ले आए, कोई कोर्स खरीद लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, आपने निर्देश या फिर गोल की दिशा में व्यवहार करना शुरू कर दिया, यानी दिशा निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपने करना शुरू कर दिया। जिस दिशा में आपको जाना था, जो आपकी नीड थी, उस तरफ काम करना शुरू कर दिया। 8 घंटे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अगर आपको वेट कम करना था, अपना वजन कम करने के लिए आप मोटिवेटेड थे, तो दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। नहीं तो आपके पास नीड तो थी, लेकिन 4 किलो वजन और बढ़ गया इस नीड के चक्कर में, 4 महीने तक और खाते रहे, लेकिन दिमाग में है ड्राइव ड्राइव ड्राइव, अच्छा ठीक है करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है, नीड है। अब अराउजल किसी दिन अचानक से कुछ ऐसा होगा, आपको लगा होगा कि यार अब तो हो गया बस, अब नहीं खाना बाहर का, अब दौड़ लगानी है, अब डाइट पे ध्यान देना है, टाइम से सोना है। ये क्या हुआ? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। ये क्या हुआ? दिशा निर्देशित व्यवहार हो गया। जब आप सही दिशा में व्यवहार यदि कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल अचीवमेंट जो है आपके गोल की, आपको हो जाएगी, यानी आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उपलब्धि हो जाएगी उसकी, ठीक है। अगर सही दिशा में काम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जाना था जापान और आप चीन पहुंच गए या कहीं भी और, तो अगर आप दिशा आपकी गलत है, अगर गोल डायरेक्टेड नहीं है जो काम है आपका, तो फिर कहीं से कहीं भटक जाएंगे, ठीक है ना। गुरमीत इस पे बात करेंगे, अभी तो आप इसके साथ प्लीज मैनेज कीजिए, इधर आ जाइए अभी, ठीक है। सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद के लिए बचा के रखिए। जिस दिन ईवीएस का सेशन होगा, Q&A, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे, उस दिन आप सुपर चैट के क्वेश्चंस आप पूछिएगा, जैसे भी आपको पूछने हैं। अभी आप फोकस कीजिए सेशन पे, है ना। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट की, तो यानी आपने क्या कर लिया? उपलब्धि हो गई आपको गोल की, आप सही दिशा में भाग रहे थे, आपने सही से खाना खाया, नींद ली, एक्स्ट्रा तला भुना खाना, मोमोज, चिली पोटैटो, पिज्जा, बर्गर, ये सब आपने त्याग दिए कुछ टाइम के लिए। तो आप दिशा निर्देशित व्यवहार कर रहे हैं, जिस दिशा में जाना है उस दिशा में। या आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दिनों तक आपको मेहनत करनी है कि नहीं नंबर लेकर के आना है, एक दिन क्या होगा? गोल की अचीवमेंट हो जाएगी। अब जिस दिन गोल अचीवमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो ये अराउजल था, जो ये उत्तेजना थी, जो ये फायर थी, एक तरह की आग थी आपके अंदर, ये भी कम हो जाएगी। अब किसी और चीज को लेकर के आएगी। ऐसे ही तो मनुष्य की इच्छाएं काम करती है ना। आज इस चीज की आवश्यकता है तो उस दिशा में भागेंगे, जब वो अचीव हो जाएगा तो हमेशा थोड़ा ना आप पेपर देते रहेंगे। अब हो गया सीटेट क्लियर, खुश हैं। अगर आपको लगता है कि अब एक और दोबारा से एग्जाम दे करके और फिर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी नीड थी मेरी फुलफिल हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक। तो ये 6 स्टेप्स हैं, एनडीए गार बोलते हैं इनको, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये है आपकी मोटिवेशन की साइकिल, अभिप्रेरणा का चक्र है ये। एक और व्यक्ति हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इनको भी फटाफट से समझेंगे और जानेंगे कहानी है क्या, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी अगर इस बात को समझने में हो रही है तो बता दीजिए। इंडिविजुअल बैच का 12 पेडागोजी का मंडे कल अनाउंस हो जाएगा। आज संडे पे सब छुट्टी में है, बस मैं और आप ही छुट्टी पर नहीं है। देखिएगा, आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। क्या कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? कोई कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि आज क्लास जल्दी क्यों शुरू हुई है, ताकि हम जल्दी खत्म करें, है ना मनीषा, क्योंकि सुबह मंडे है और कई लोगों को नौकरी पे या अपने काम पे या अपने घर में कुछ काम करने होंगे। तो अगर क्लास चलेगी 12-1 बजे तक तो
समस्या है, ठंड का समय है, थोड़ा मैं भी बाहर की हवा खा पाऊंगी 10 बजे तक फ्री होकर के। ठीक, तो अब्राहम मैस्लो, बाकी क्लासेस मेरी सैटरडे संडे नहीं होती हैं तो इसलिए पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज बाकी दिनों में 7 बजे क्लास कभी नहीं हो सकती, बहुत रेयर है ना, 9 बजे ही होती है। तो अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्की, यानी मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ये बेसिकली कहते हैं मैस्लो। इससे घुमा के क्वेश्चन आता है, अगर डायरेक्ट ना पूछे तो घुमा के पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछेगा। इन्होंने 5 स्तर बताए हैं जो अपडेटेड है, 5 लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है, ये कह रहे हैं नीड के अनुसार व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, यानी आज आपके पास इस लेवल की नीड है, हमने देखा भी मोटिवेशन साइकिल भी नीड से ही शुरू होती है। ये नीड पूरी हो जाएंगी अगर, तो दूसरे लेवल की नीड आएगी, फिर आप तीसरे लेवल पे जाएंगे, फिर आप चौथे लेवल पे जाएंगे, फिर आप 5वें लेवल पे जाएंगे। आपने देखा होगा बचपन में कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको चाहिए होगी, फिर उसके बाद नीड जो है वहां रुकी नहीं, नेक्स्ट लेवल पे आप मूव कर गए। ठीक, तो ये बहुत ही प्यारी सी थियरी, अगर आप इसको समझ लें तो कुछ हद तक जीवन समझ आ सकता है। तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें पहला चरण है, और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंप मार के फर्स्ट लेवल की नीड्स पूरी नहीं हुई और 4th पे पहुंच जाएं या 3rd पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसमें एकदम स्टेप्स फॉलो होते हैं। हायरार्की का मतलब ही होता है घटते से बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में आप ऊपर जा रहे हैं, पहले एक लेवल की नीड पूरी करेंगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ऐसा नहीं होगा जंप मार के सीधा 5th पे पहुंच गए। तो पहला लेवल क्या है नीड का, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो आपकी सर्वाइवल नीड्स हैं, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आपको खाना ना मिले, आपको दाना ना मिले, पानी ना मिले, तो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नींद ना मिले, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मत सोइए 2 हफ्ते तक, पता लग जाएगा। सर्वाइवल नीड्स यानी जिसके बेसिस पे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारे शरीर की आवश्यकताएं। ठीक, वो कौन सी हो सकती हैं, हवा, पानी, खाना, सोना, रिप्रोडक्शन भी इसमें एक नीड शामिल होती है, क्लोथिंग, बेसिक कहीं सोने को जगह मिल जाए, जंगल में ना सो रहे हो, ये बेसिक सी फिजिकल नीड्स हैं हमारी। ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान वाली के पूरी हो जाए। कहां से पूरी हो रही है, कितनी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है पता नहीं है, बट हाँ अगर पूरी हो जाए, सबके लिए अलग हो सकती है। ठीक, एक व्यक्ति जो रोड पे कुछ मांग के खा रहा होगा, वो ये नहीं दिखता है कि क्वालिटी ऑफ फूड कौन सी है, उसको मिल गया खाना, उतने में वो सेटिस्फाई थोड़ा सा फील करेगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुआ, हमारी सर्वाइवल नीड्स, कि हम सर्वाइव कर जाएं। अगर यहाँ पेट में खाना ना हो, 2 दिन से खाना ना मिला हुआ हो, तो मैं शायद क्लास के बारे में ना सोच पाऊं, या फिर मुश्किल हो जाए ये सोचना भी, मे भी हो भी सकता है क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन है, लेकिन रेयर है ये। तो कुल मिलाकर बोला जाता है, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ईश्वर को भी याद नहीं करते लोग जब तक पेट में भोजन ना हो, है ना। सारी दुनिया का ज्ञान तभी आ पाता है जब पेट भरा हुआ हो, है ना। तो पेट भरा हुआ हो तो बाकी सारी दिक्कतें, प्यार मोहब्बत, दुनियादारी सब याद आ जाती है। तो ये क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें हवा, पानी, खाना, सोना, रिप्रोडक्शन, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये फिर एक अलग कहानी हो जाएगी, इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत यहाँ है नहीं, इतना काफी है। अब आती है सेकंड लेवल की नीड्स, जब आपको खाना, पानी, दाना, सोने को जगह मिल गई, कपड़े मिल गए, 2 टाइम का खाना मिल गया, फिर आएगी आपकी सेफ्टी नीड, जागरूक होगी कि यार ऐसे कब तक चलेगा, अब खाना, पानी, दाना सब मिल गया, ठीक है, और आप रह रहे हैं कहीं पे, बट आपको सुरक्षा महसूस करनी है। अब आप नेक्स्ट लेवल की नीड पे चले गए कि आपको सेफ्टी नीड्स हैं आपकी, कि 4 पैसे बैंक में भी हो, घर ऐसा ना हो कि कोई धक्का मार के कल निकाल दे, तो एटलीस्ट मेरा घर हो, या फिर मैं रेंट पे भी हूं तो एक तरीके से जी रहा हूं, कल को कोई निकाल नहीं देगा, मेरे पास एक नौकरी होगी। इसी सेफ्टी की नीड्स पे ही आप में से बहुत सारे लोग भाग रहे होंगे, अदरवाइज तो आप इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, कई लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, कई लोग बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन वो सेफ्टी शायद उस लेवल पे फील नहीं हो रही है। कई बार तो हम साइकोलॉजिकली फील नहीं करते, और कई बार सच में भी सेफ्टी की नीड हमारी होती है। तो पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, भैया एफडी करा लो, कहीं दिक्कत हो जाए, है ना, कहीं कोई समस्या आ जाए तो हमारे पास एक बैकअप हो, बैंक बैलेंस हो, 2 रुपये हो, ठीक, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट यानी हमारे पास एक नौकरी हो, ठीक। रिसोर्सेज मतलब संसाधन थोड़े हो, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया आपने, या फिर सरकार आपको हेल्थ की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर देगी अगर आप दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय वगैरह में हो जाते हैं एम्प्लॉयड, ठीक। प्रॉपर्टी कुछ हद तक, मतलब ये सब सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें देते हैं कि हमारे पास दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या में ये चीजें होंगी। तो ये सुरक्षात्मक नीड्स हैं। हम बाहर निकले शेर ना खा जाए हमें, तो हम ऐसी जगह रहने की कोशिश करते हैं जहां सेफ्टी हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर, वो है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी
किसी और को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गए, या उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे उनको खतरा था, तो उन्होंने कौन सी नीड्स को सरपास या बाईपास कर दिया, तो वो थी उनकी सेफ्टी नीड्स, है ना। क्या थी? सेफ्टी नीड्स। अगर नीड्स को सरपास करने की बात हो तो सेफ्टी नीड्स। और इस तरह के लोग जो जान पे भी खेल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वो उसी चीज के लिए बने, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो है ही, लेकिन नीड्स कौन सी बाईपास की, तो सेफ्टी नीड्स को उन्होंने इग्नोर किया उस समय पे, ये कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स की जब हम बात करें तो इस पे एक क्वेश्चन आता है। एक तो जो आपका मिड डे मील की स्कीम है 1995 में शुरू हुई, 1995 में मिड डे मील का भी नाम भी बदला गया कुछ दिनों पहले। तो मिड डे मील की अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को आप मध्य आहार दें, मिड डे मील देखते हैं आप स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में मिलता है, उसका रीजन क्या है? बच्चे के घर में खाने को नहीं है। अब वो माता पिता उसके कहेंगे भैया हमारे साथ मजदूरी कर लो, कुछ और कर लो, स्कूल जाके क्या ही कर लोगे, पहले पेट में खाना तो हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, इनकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब इसके पीछे जो उद्देश्य रहा होगा गवर्नमेंट क्या, जिन्होंने भी बनाई होंगी पॉलिसीज, वो यही रहा होगा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स व्यक्ति की अगर पूरी नहीं होंगी, अगर पेट में खाना ही नहीं है, तो वो पढ़ने कौन सी कहानी गाने आएगा, स्कूल में क्यों आएगा। तो मिड डे मील की सुविधा लगाई गई कि भैया एटलीस्ट खाना खाने आ जाओ, एक तो अटेंडेंस बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो बाकी दुनिया समझ में आएगी। जिस टाइम पे भूख लगी होती है या प्यास लगी होती है, आपके पास सोना भी पड़ा हुआ हो तो उसको थोड़ा ना खाओगे, पानी ही चाहिए फिर तो, ठीक। तो अगर हम बात करें तो मिड डे मील की जो शुरुआत है स्कीम की, वो किसके बेसिस पे है? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बेसिस पे है, फिजियोलॉजिकल नीड्स के कंप्लीशन के लिए है। अगर हम देखें, एक और क्वेश्चन आता है कि एक मां ने अपने बच्चे को बेच दिया क्योंकि इतने दिनों से खाना नहीं खाया था। एक्सट्रीम केस है ये। तो अगर हम ये देखें तो कौन सी नीड्स की वजह से ऐसा किया होगा, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी फुलफिल नहीं हो रही होंगी, इसलिए ऐसा किया होगा। अब इसको सही और गलत में हम नहीं बांटेंगे यहाँ पे, कुल मिला के बात यह है कि इंसान जो है खतरनाक एनिमल बन जाता है कभी कभी, बट लीव इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो सेफ्टी नीड्स की बात कर ली हमने, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर ली, मिड डे मील स्कीम, और जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि ये क्वेश्चन आता है कि माता ने अपने बच्चे को बेच दिया, क्यों? क्योंकि शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है जी, 30 में से 30 आएंगे, इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम, नहीं तो एक सेशन में खत्म कर देते, टेंशन क्यों ले रहे हो। लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जब आपका पेट भर जाता है, आपको लगता है अच्छा कल शेर नहीं खाएगा, या फिर मुझे खाना मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, रिचार्ज हो जाएगा, तो फिर आपके मन में एक नीड जागती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की। जब खाना है, पानी है, दाना है, सेफ्टी है, सब कुछ है, तो आपको लगता है कि यार अब जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात भी जरूरी है, ठीक। तो ये क्या हुआ? लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता है, ठीक। अब इसमें इंटीमेसी आ सकता है, इसमें इंटीमेसी आ सकता है, मतलब आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, आपका परिवार आ सकता है, इसमें आपके दोस्त आ सकते हैं, फ्रेंडशिप, जहां से भी आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान वो सोशल एनिमल है अगेन। तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको बस खाना पानी सब कुछ दे दिया जाए, एक रूम में बंद करके छोड़ दें, नहीं चल पाएगा। आपको आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब इंश्योर्ड है, खाने पीने को, सोने को, सारी चीजें हैं, बट लव एंड बिलोंगिंगनेस फिर आपको चाहिए होगी, क्योंकि हम कहीं से बिलोंग करना चाहते हैं और कोई हमसे बिलोंग करे, ये हमें पसंद है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? लव एंड बिलोंगिंगनेस की हमारी नीड्स हैं जो थर्ड लेवल पे आती हैं, जब पेट भरा हुआ होता है, रिचार्ज मम्मी पापा करा देते हैं, ठीक। तो फ्रेंडशिप, इंटीमेसी यानी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फैमिली, शादी एंड ऑल, सेंस ऑफ कनेक्शन यानी हमको कहीं से भी सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस हो, वो मुझे आपसे हो सकता है, आपको मुझसे हो सकता है, किसी परिवार जनों से हो सकता है, किसी दोस्त से हो सकता है, और रोमांटिक रिलेशनशिप्स तो यहाँ आते ही हैं। तो आप सभी मेरी शादी कराने पे यहाँ तुले हुए हैं, इसका रीजन यही हो सकता है कि आपको लगता है मेरी बाकी नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, अब शादी ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य बचा हुआ है, ठीक है। चलिए खैर ये मैं मजाक कर रही हूँ, आ जाओ इधर से, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं बनाएंगे सेशन को, नहीं तो बहुत भारी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है कि आप एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करके, या आपको लगता है कि यार ये 4 लोग हों जीवन में, 2 लोग हों जीवन में जिन पे मैं काउंट कर सकूं, मुझे पता है कि दुनिया खत्म हो रही होगी तब भी ये लोग एटलीस्ट होंगे। हालांकि ऐसे लोग ढूंढना आजकल बहुत ही मुश्किल है, बट अगेन क्या ही कर सकते हैं। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आपकी ये वाली नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आप आते हैं 4th लेवल पे। 4th लेवल क्या है? एस्टीम नीड्स। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत, ठीक, मतलब सेल्फ एस्टीम की नीड्स हैं, सम्मान की आवश्यकताएं हैं, ठीक है यार, खाना पानी दाना मिल गया, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, जीवित हैं, सर्वाइवल हो रहा है। अगर हम बात करें सेफ्टी नीड्स की, सेफ्टी नीड्स भी हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी हो गई। अब
फुल इज्जत भी तो चाहिए, 4 लोग जाने समाज में, 4 लोग इज्जत दें, है ना, बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, हम तुमसे बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है। तो वो एस्टीम नीड्स चिल्ला रही होती है अंदर से, चीख चीख के कह रही होती है हमें इज्जत दो, है ना। तो ये क्या है, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस। फोन से काम तो चल रहा था, लेकिन क्या किया, पिताजी का घर गिरवी रखवा करके आईफोन लेकर के आए, है ना। क्यों, स्टेटस के लिए। ऐसे ही एस्टीम नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। खतरनाक लोग हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, स्टेटस आपकी जो स्टेटस की नीड है ना, कि अब 5,000 वाले कपड़े में मजा नहीं आ रहा, 50,000 का चाहिए, कोई एक ब्रांड लिख दे अपना नाम और बस मैं फील करूं आहा हा बहुत अच्छा, है ना। ये क्या हुआ, एस्टीम नीड्स। इन्हीं के साथ खेलती है आपकी मार्केटिंग जो है, इन्हीं को बेचा जाता है आपको। रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, पहचान की आवश्यकता, स्ट्रेंथ, कि यार पावरफुल भी हूं मैं, थोड़ी पावर हो मेरे पास, फ्रीडम, आजादी हो। क्या फायदा, सब कुछ है आपके पास और आजादी नहीं है। आजादी मैं यहाँ पे बहुत वैलिड नीड मानूंगी, है ना। तो ये क्या हुआ, सम्मान की आवश्यकताएं हैं। अब आए आप, जब ये सब आप पार कर चुके होते हैं दुनिया के सारे झमेले, तो आती है 5th लेवल की नीड, जो कि हाईएस्ट है और मुश्किल से 2% लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज इसी में खेलते कूदते रहते हैं, अपना जीवन निकल जाता है, चुपचाप से सो जाते हैं जाकर के अपनी कब्र में, चिता में, व्हाटएवर इट इज, मृत्यु तक खेलते रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं, आत्मसिद्धि तक पहुंचते हैं। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी जो भी आपके अंदर आप हाईएस्ट हो सकते हैं वो आप करें, यानी जिस काम को करने के लिए आप बने हैं वो आप करें। एक दिन ऐसा अगर किसी को महसूस होता है तो वो सब कुछ छोड़ के निकल जाता है, जो उसको लगता है कि वो किस लिए बना है उसकी तलाश में। हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, यानी आपने खुद को जान लिया एक तरह से। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है ना। तो कहा जाता है, बुद्धा के केस में आप कह सकते हैं, कुछ हद तक बहुत तरह तरह के लोग हैं, इसमें अपनी सबकी अलग अलग चीजें हो सकती है, बट हाँ हम यहाँ मान लेते हैं कि गौतम बुद्ध को हम कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड रहे होंगे, ठीक है। तो आत्मसिद्धि, यानी आप आजकल देखते हैं, आप किसी की यूपीएससी में रैंक आई इतनी, रिजाइन दे दिया कुछ टाइम बाद और कर रहे हैं कुछ और, क्योंकि उनको लगा होगा कि यार मैं बना किसी और चीज के लिए हूं, कर कुछ और रहा हूं, है ना। तो ये क्या है कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी। जब मैं आपके साथ जुड़ी हुई होती हूँ, जब मैं टीचिंग में होती हूँ, लर्निंग में होती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ यार यही करने के लिए जीवित हैं शायद, है ना, जिंदा महसूस होता है। तो वो कुछ कुछ टुकड़ों में हमें कुछ कुछ चीजें मिलती हैं शायद। ठीक, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं सेल्फ एक्चुअलाइज हो गई हूँ, अभी बहुत जीवन बाकी है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि ये है आपके स्तर, आवश्यकताओं का अनुक्रम है। आपकी एक लेवल की आवश्यकता पूरी होती है, आप दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे और फिर हाईएस्ट लेवल पे। इनको हम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल नीड्स कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे क्वेश्चन, वही मैंने जो कैप्टन विक्रम बत्रा वाला बताया कि उसमें उन्होंने अपनी जान पे भी खेल के, तो उसमें एक्चुअलाइजेशन का रोल है कि व्यक्ति को लगता है यार मैं इसी चीज के लिए बनाऊं, अगर ये नहीं किया तो मैं जीवित रह के भी क्या ही करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान आत्महत्या की सोचेगा, बट ये ऐसा है कि आप जान जाएं कि आप क्यों हैं दुनिया में, आपका उद्देश्य क्या है, आप हैं कौन, हु एम आई। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। सभी मनोवैज्ञानिकों का क्रिटिसिज्म आपको नहीं पढ़ना है। कोई व्यक्ति कह रहा है सभी का क्रिटिसिज्म बता दीजिए। पहली बात तो ना सभी आपको पढ़ने हैं सीटेट में, और जितने पढ़ने हैं उनमें भी सबका क्रिटिसिज्म आपको नहीं पढ़ना है। अगर इनकी बात करें, क्रिटिसिज्म से याद आया, अगर आप कह ही रहे हैं तो इस थियरी को क्रिटिसाइज इस बेसिस पे किया जाता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो किसी और नीड को आगे रख देता है ना। आपने अभी देखा होगा पद्मश्री मिला था, लास्ट ईयर की बात है शायद, एक व्यक्ति थे जो फल बेचते थे, कोई और व्यक्ति हैं जो कुछ और काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मुश्किल से फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी हो रही हैं, फिर भी लोग चले जाते हैं जंप करके। या भारत में साधु महात्मा, अगर हम सच्चे वालों की बात करें, तो ये देखा गया है कि वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी थी कि नहीं थी, बट जंप कर गए। तो इसके एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है जी, आगे बढ़ें। चलिए, तो मिड डे मील स्कीम की शुरुआत इसी के बेसिस पे 1995 में हम कह सकते हैं कि इसकी शारीरिक आवश्यकताओं को फोकस में रखा गया होगा। फिजिकल नीड्स को, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की आवश्यकताएं, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील एटसेट्रा। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, बैचेस में कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है या सेक्स है, ये रखा हुआ है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, ये लव तो थर्ड पे है। तो दो अलग चीजें हैं ना, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है आपका। अगर आप जानवर प्रवृत्ति पे ही अटके हुए हैं तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। अदरवाइज जो लव और एंड बिलोंगिंगनेस है, जो सेंस ऑफ कनेक्शन है, वो अपने आप में ही हायर लेवल नीड है, वो ये बच्चों वाली चीजें नहीं है। यानी ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन एक तरह से एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारा। ठीक,
आगे बढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करके अभी कुछ मिलने नहीं वाला, बैचेस में बात कर सकते हैं, वहाँ हमारे पास समय ज़्यादा होता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टॉपिक की, इससे भी 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन इंटेलिजेंस से भी नहीं आते, बट पढ़ना तो है ही अगेन। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, हम सभी को पता है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, बुद्धि अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अलग अलग लोग बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, अलग अलग तरह से बुद्धि को देखते हैं, सब बुद्धि को समान नहीं मानते। ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे जिसमें लॉजिकल इंटेलिजेंस है वही लॉजिकल है ना। मैम आज लेट्स लर्न लग रही हैं, हाँ कह सकते हो आप, येलो येलो डर्टी फेलो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजियर से हुई थी। यानी इंटेलिजियर एक वर्ड था जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। तो इंटेलिजेंस क्या है? आप चीजों को समझते हैं, अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट में, रीजनिंग करते हैं, और आपकी सीखने की क्षमता ये किस में आएगी? बुद्धि में आएगी, यानी बुद्धि के अंतर्गत आएगी। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ KVS PRT के बैच के बारे में, जो लोग बातें कर रहे हैं, एक बार करियर लैब पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, देखिए 1500 का आई थिंक बैच है आपका TGT और PRT वाला, 2000 का बैच है आपका, मतलब एक बार देख लेना। TGT PGT जनरल पेपर है 1500 का, और जो आपका PRT है कंप्लीट वो है 2000 का। इसमें 10 टीचर्स हैं, और मटेरियल से लेके नोट्स वोट्स, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स अलग ले रहे हैं, नोट्स अलग ले रहे हैं, मॉक टेस्ट अलग ले रहे हैं, वो सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। फिर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस शब्द की, तो इसकी उत्पत्ति इंटेलिजियर से हुई है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, ये बात हम याद रखें। यानी जो आपका IQ है वो ज्यादा प्रभावित किससे है? आपके बुद्धि, आपकी हेरिडिटी से है। तो IQ ऐसा नहीं होता कि आंख बंद की और IQ बढ़ गया। IQ बढ़ना अपने आप में ही बहुत सालों में थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत बड़ा अंतर IQ में नहीं आता। इंटेलिजेंस यानी हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। दूसरा, एबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो, यानी क्षमताओं को आप बढ़ा सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट IQ अचानक से बढ़ जाएगा, बहुत ही कम संभावना होती है और बहुत ही कम परसेंटेज में बढ़ता है ना। तो ये डायनेमिक कह सकते हैं हम इंटेलिजेंस कि ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है, एबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, बट अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा IQ की अगर हम बात करें। ठीक, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, आपके तर्क करने की क्षमता, आपके एनवायरमेंट में अडेप्ट करने की क्षमता, और आपके सीखने की क्षमता। तो ये आप ठंड में है कहीं, तो आप ये थोड़ी देखेंगे ये जो कपड़ा है, ये जो ब्लैंकेट आपको मिला है, रजाई आपको मिली है, अगर मिल रही है, आप ठंड में एकदम ऐसे खड़े हुए थे बर्फ में और आपको कोई लाके गर्म कंबल दे दे, तो आप पहले ये देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें से बदबू तो नहीं आ रही है, आप जान बचाएंगे वहां। तो ये आपकी अडेप्ट करने की क्षमता है कि आप जैसे माहौल में होते हैं वैसे आप अडेप्ट कर जाएं, तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, अदरवाइज तो आप खत्म। ठीक, तो एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड टू लर्न। गर्मियों में आप अलग तरीके से चीजें करते हैं, सर्दियों में आप अलग तरीके से चीजें करते हैं, तो यानी आप अडेप्ट करते हैं। नई जगह पे आपका ट्रांसफर होता है, आप वहां अडेप्ट करते हैं। नई जगह पे आप शिफ्ट होते हैं, वहां आप अडेप्ट करते हैं। ये कहां से आ रहा है? आपकी बुद्धि की क्षमता से आ रहा है कि आप अडेप्ट कर लेते हैं, आप चीजें सीख लेते हैं, आप चीजों में तर्क कर लेते हैं। कितना बेहतर कर लेते हैं उतनी बेहतर आपकी इंटेलिजेंस कही जाएगी। एक ये ऐसी परिभाषा है जो सब जगह चलती है। अब ये स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है, IQ की एक टेबल है। IQ किसने दिया? अभी आएंगे उस पर। ठीक, IQ टेबल है ये। IQ बेसिकली एक स्कोर है जो आपकी बुद्धि के स्तर को मापने के लिए दिया गया, और इसमें कई सारी चीजें हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेबल्स दी हैं, बट यहाँ जो बेसिक आपको याद रखना है, एक तो वो याद रखना है कि जो एवरेज IQ होता है वो 90 से 110 यानी 109 के बीच होता है औसत IQ, और मोर देन 50% लोग यहीं फॉल करते हैं, यानी मोर देन 50% लोग औसत IQ ही रखते हैं, 90 से 110 जिसको हम कह रहे हैं। इडियट यानी बिल्कुल ही जड़ बुद्धि जिसको हम कह रहे हैं वो है 20 से या 25 से भी कम अगर आपका IQ है। ठीक, ये अलग अलग टेबल में अलग अलग मिलेगा। हम स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल पढ़ रहे हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है एक तरह से। ठीक, अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, पढ़ा तो आप सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि के स्तर पे आगे नहीं है, 70 से 79 तक। जो जीनियस है, गिफ्टेड है, गिफ्टेड मतलब गिफ्टेड ही है वो, फिर आपकी दुनिया के लिए ही गिफ्ट है वो एक तरह से। अगर अच्छे से उसको हम यूज कर पाए गिफ्टेड बच्चे को, तो वो रिसोर्स हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऐसे ही लोग फिर डिस्कवरीज करते हैं, ऐसे ही लोग साइंटिस्ट से लेकर के और अलग अलग क्षेत्र में कुछ बेहतर करके निकलते हैं। ठीक है, तो जिसका IQ ओवर 140 है, या कई जगह पे आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 130 प्लस को भी गिफ्टेड कह देंगे।
ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। मोरॉन कहते हैं 50 से 69 वाले को, बट ये मोरॉन टाइप या इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो एस्टेट वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है, एक तो एवरेज आईक्यू जरूर याद रखिए 90 से 110। एवरेज मतलब जितनी उम्र है और उसी हिसाब का आपका मानसिक स्तर है तो आप एवरेज कहलाएंगे। अगर उम्र से आगे हैं तो फिर आप थोड़े से सुपीरियर कहलाएंगे, अबव एवरेज कहलाएंगे। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। अगर आप आईक्यू के फॉर्मूला को देखते हैं, क्या देखते हैं, आईक्यू के फॉर्मूला को देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू तो दे दिया था, एक व्यक्ति हैं 1908 में ही 1912 में विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न, अगर पेपर में पहले पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है स्टर्न ने दिया है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात हो, यानी जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, ये जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है, वो किसने दी, तो वो दी विलियम स्टर्न ने 1912 में। उससे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आ चुका था। इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आईक्यू के बेस पे नहीं होता था, आईक्यू तो बाद में डेवलप हुआ है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो आईक्यू का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा रिवाइज करके दिया एक व्यक्ति हैं 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लुई टर्मन। लुई टर्मन, अभी आएंगे इन पे भी, बट याद जरूर रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को। 1916 और 1912 में विलियम स्टर्न ने, ये जो संप्रत्य है कि आईक्यू नाम की कोई चीज होती है, किसने कहा, विलियम स्टर्न ने। फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करके किसने दिया, तो वो दिया एक व्यक्ति आपके लुईस टर्मन ने। ठीक, आईक्यू का फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। मैं का मा वा कैसे भी याद रख सकते हो। मावा मतलब MA बोले तो मानसिक आयु, वाह बोले तो वास्तविक आयु, जिसको CA बोलते हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आज तक की एज। इनको अपॉन में रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से जरूर करते हैं। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ऑफलाइन पेपर्स में बहुत बार फॉर्मूला पूछा हुआ है, ऑनलाइन में अभी तक नहीं पूछा क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो पता कुछ नहीं है, लेकिन पूछ सकता है बिल्कुल। और दूसरा इसी के अराउंड पूछ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी रियल एज, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं, जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जितने साल आपको धरती पे भटकते हुए हो गए, उतनी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। बायोलॉजिकल यानी उतनी ही आपकी जैविक एज है, तब से आप जीवित हैं। ठीक, तो अगर आप मान लीजिए 10 साल के हैं वास्तविक रूप से, और मेंटल एज क्या होती है, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। हम बोलते हैं ना ये बच्चा तो अपनी उम्र से आगे सोचता है, या फिर जितनी समझ अपनी एज तक आ जानी चाहिए थी उतनी भी नहीं आई। तो अगर मेंटल एज आपकी 10 से ऊपर है, 12 साल है, तो इसका मतलब आप एवरेज से ऊपर निकल गए। ठीक, तो कई बार तो ये फॉर्मूला में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने को भी दे देता है, इजी होता है। 2 चीजें गिवन होंगी, एक चीज निकालनी होगी। तो मान लीजिए किसी बच्चे की रियल एज जो है, क्रोनोलॉजिकल CA जो है, बायोलॉजिकल एज, वो 10 वर्ष है, उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जितना काम करता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल पता चल गया, जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो है 12 वर्ष, जो वास्तविक आयु उसको नीचे रखते हैं 10 वर्ष, 100 से गुणा कर देंगे, 120 IQ आ गया। और हमें पता है 90 से 110 जो है वो क्या है, एवरेज IQ है, औसत है। तो इसका मतलब औसत से तो ये बच्चा ऊपर हो गया। अगर आपकी जितनी एज है, मान लीजिए बच्चा 10 साल का है और 10 ही साल के लेवल पे उसका दिमाग चलता, तो औसत IQ निकल के आता। भाई एवरेज है आप, जितना आपकी एज है उतना ही आपका दिमाग चलता है, मानसिक आयु आपकी उतनी ही है, तो आप औसत हो गए। अगर आप जितने साल के हैं उससे ऊपर आपका दिमाग चलता है, तो आपकी जो IQ का स्कोर है वो एवरेज से ऊपर जाएगा। अगर आप जितने साल के हैं उतना भी आपका दिमाग नहीं चलता, तो आप एवरेज से भी नीचे हैं, बिलो एवरेज कहलाएंगे। फिर आप अलग अलग कैटेगरीज इसमें हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम द बर्थ, कि जब से आपका जन्म हुआ है, वो जितने भी साल आपको हो चुके हैं धरती पे, वो है आपकी CA। ठीक, अब कहानी शुरू होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट पहला कब आया, तो 1905 में प्रॉपर तरीके से आ गया आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको पहला बुद्धि परीक्षण कहते हैं। लगभग हर परीक्षा में एक ना एक बार पूछा गया है आज तक। ठीक है जी, अगर हम करें तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, ये इनके सहयोगी थे। थियोडोर साइमन, फ्रांस में इसको निकाला गया जो पहला टेस्ट था। तो कोई कह रहा है हिंदी के नोट्स आपने अपडेट किया, मैंने प्रिंट निकलवा लिया था पहले, बताइए क्या अपडेट किया है, मैं भी कर लूं। पीयूष, वो थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, तो एक काम कर लो, जो नए वाले नोट्स हैं उनको कंप्यूटर में किसी चीज में खोल के और देख लो एक बार, जो जो चेंजेस हो उसको लिखते जाओ अपना। ये कौन सी बड़ी समस्या है, इतनी तो समस्या समाधान करता आप लोग हैं ही, है ना। हाँ, बहुत हद तक शरीक, बहुत हद तक। चलिए कहानी समझते हैं। इंटेलिजेंस की कहानी कैसे शुरू हुई, फ्रांस में शुरू हुई थी। कोई तो कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ यार अब उम्र हो गई है,
मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया टाइम के साथ, तो स्पीड बढ़ाने का मन नहीं करता, अब डिटेल में जाने का ही मन करता है। नहीं तो फिर क्या अंतर है, अभी कितने सारे तो अपने ही लर्नर्स हैं, उन्होंने कितने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, वो भी सिखा रहे हैं, सब अच्छी बात है, बट थोड़ा अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब 6 साल से सेशन चल रहे हैं, अब तो रिटायरमेंट में ले लेती, बट मुझे ये काम इतना पसंद है कि मैं क्या करूं, अगर ये नहीं करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, बढ़ा देंगे स्पीड, डोंट वरी। स्पीड बढ़ाने का मतलब होता है चीजें छूटेंगी फिर तो, या टू द पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो जो व्यक्ति पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके सर से ऊपर से जाएंगी चीजें, वो स्पीड बढ़ा के लास्ट में 1 दिन पहले सेशन से तो तब कर लेंगे, मतलब पेपर से 1 दिन पहले वाला या 2 दिन पहले वाला। तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में पहला टेस्ट फ्रांस में निकाला, और इसके रीजंस अलग थे कि वहां के जो बच्चे हैं आर्मी में भेजना था कुछ लोगों को देखना था कि उनका स्तर किस लेवल का है, उसका दिमाग। और इस टाइम पे ये क्या होता था कि क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्वेश्चंस के बेस पे इंटेलिजेंस को डिसाइड करते थे, आईक्यू जैसा कुछ नहीं था, ठीक। तो इंटेलिजेंस टेस्ट पहला किसने निकाला, एल्फ्रेड बिने ने, पेपर में पूछा जा चुका है बहुत बार बहुत जगह पे। इसके बाद आता है 3 साल बाद 1908 में ये टेस्ट रिवाइज होता है, फिर 12 में भी हुआ, ये टेस्ट रिवाइज ही होता रहा आधे जीवन। तो 1908 में क्या हुआ, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, ये टेस्ट रिवाइज हुआ। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, एल्फ्रेड बिने ने दिया, यानी जो आप आईक्यू के फॉर्मूला में देख रहे थे वो मेंटल एज किसने दी थी, बिने ने दी थी। क्रोनोलॉजिकल एज किसी को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होती ही है, ठीक है ना। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है अगर आपसे पूछे वो किसने दिया, तो 1908 में जब ये टेस्ट रिवाइज हुआ, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिने लिख लीजिएगा, हिंदी में नाम तो सेम ही रहने वाला है। 1912 की अगर हम बात करें तो 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, समझ गए आप। 1908 में मेंटल एज, 12 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, और 1916 में ये जो फॉर्मूला है अपडेट होकर के किसके द्वारा दिया गया, जो आज हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसमें 100 लगाया गया, टर्मन के द्वारा, ठीक है जी, लुई टर्मन। क्लियर है बात, आशीर्वाद चाहिए। अरे सर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस सब कुछ बढ़िया है। फिर देखिएगा, तो ये इसमें कुछ ईयर्स हैं, 1905 पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, 1908 मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी, और 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला आया टर्मन के द्वारा। ठीक है जी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 4 बातें थी जो हमने यहाँ डिस्कस की। अब बात आती है, इसमें आप फंस सकते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौन से वाला, बुद्धि और रचनात्मकता का। ठीक, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, रचनात्मकता क्या है, कुछ नया, कुछ नोवल, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करने की क्षमता। सब में नहीं होती है ना, सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। तो उसी तरह से क्रिएटिविटी भी मतलब होती है, बट अलग अलग स्तर की होती है। ठीक है, केवीएस बैच बता चुकी हूँ मैं, एडमिशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और एक बार करियर वाले ऐप पर जा करके देख लो यार, अभी फोकस कर लो पढ़ने पे, है ना। अगर हम बात करें तो नोवल, कुछ नया, कुछ नवीन करने की क्षमता क्रिएटिविटी कहते हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ हटके करना, आउट ऑफ द लीग करना। ठीक है, लेट्स लर्न आप उसका उदाहरण कह सकते हैं। सीटेट की पूरी दुनिया ही बदल गई। लोग कोचिंग्स में फीस देते थे, ऑफलाइन जा जाके 20-20 हजार में सीटेट पढ़ते थे। लोगों के पास लोग नहीं बचे जो कोचिंग में आके 2 रुपए दे दें आज की डेट में सीटेट के नाम पे, है ना। तो खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की यानी बुद्धि की, तो आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी सीखने की, तर्क करने की, अडेप्ट करने की क्षमता है, उसका क्रिएटिविटी से क्या नाता है, या आईक्यू का क्रिएटिविटी से क्या नाता है। पहला पॉइंट है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। पहली बात तो ये कि जो बुद्धि और रचनात्मकता का रिश्ता है वो पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है, कि अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ बुद्धि आपके पास है, अगर बुद्धि ठीक ठाक स्तर की है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्रिएटिविटी को, है ना। मतलब कि मनीषा, बुद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू तो चाहिए ही होता है ना। एवरेज भी अगर आपके पास बुद्धि है तो वो भी मदद ही करेगी। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। पॉजिटिवली मतलब अगर बुद्धि का स्तर अच्छा है तो क्रिएटिविटी भी बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि बुद्धि का स्तर अगर अच्छा है तो क्रिएटिविटी भी अच्छी ही होगी, जरूरी नहीं है, है ना। जरूरी नहीं है जिसका आईक्यू हाई है वो क्रिएटिव होगा ही होगा, बट अगर आईक्यू हाई है तो इससे फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। 50% मार्क्स निशा राजपूत चाहिए केवीएस में।
टर्मन इन दी 1920s, चाहे वो 10th हो 12th के बाद में उन्होंने बात की हुई है, 10th के बारे में तो नहीं। टर्मन ने 1920 के अराउंड पाया, ये वही टर्मन है जो आईक्यू की बात कर रहे थे, कि दैट द पर्सन्स विद हाई आईक्यू, जिनका आईक्यू ज्यादा था, जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव थे ही थे, यानी आईक्यू का ज्यादा होना क्रिएटिविटी का कोई सूचक नहीं है, लेकिन अगर आईक्यू ज्यादा है तो उससे नुकसान भी कुछ नहीं है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति जिसका आईक्यू ज्यादा है वो क्रिएटिव होगा ही होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ बुद्धि आपको चाहिए होती है क्रिएटिविटी के लिए। अगर आप बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि क्रिएटिविटी काम कर पाए। जड़ बुद्धि तो खैर अपना भी ध्यान नहीं रख पाता, वो अपने आप में अलग टॉपिक है, सीटेट में उतना आपको जानना नहीं होता, कभी पूछेगा भी नहीं आपसे, देखिएगा। अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ बात। किसी को ये छोटी छोटी बातें समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप बता दीजिए। अभी हम ये 4 एलिमेंट देखते हैं, फिर आएंगे वापस से क्रिएटिविटी और इसके रिलेशनशिप में, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग पे, जिससे एक क्वेश्चन मिनिमम आता है हर साल। उठा के देख लो पेपर, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई भी पेपर हो किसी भी तरह का। अगर हम देखते हैं क्रिएटिविटी के कुछ तत्व हैं 4, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है इस बार भी। क्रिएटिविटी के तत्व यानी रचनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी 4 एलिमेंट्स हैं। FFOE, ये ट्रिक कह लीजिए आप इसको, या निमोनिक में कहती हूँ आपको, बहुत सारे टॉपिक के निमोनिक्स मैंने दिए हुए हैं, यानी वो शॉर्ट फॉर्म, जैसे पियाजे की SPCF है, अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कुछ और है, ठीक। तो ये क्या है, FFOE यानी फर्स्ट है फ्लुएंसी, यानी कोई व्यक्ति है तो उसमें ये 4 लक्षण पाए जाएंगे क्रिएटिविटी को लेकर के। एक है F फॉर फ्लुएंसी, यानी धारा प्रवाहिता, यानी कोई प्रॉब्लम उसके सामने रखो, वो दुनिया भर के थॉट्स, दुनिया भर के आइडियाज दे देगा। ऐसा नहीं है किसी चीज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल थॉट्स हैं उसके पास, मल्टीपल वेज हैं। फ्लुएंसी है, जैसे आप बोलते भी हैं तो अटक नहीं रहे, मल्टीपल वेज हैं बोलने के। दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। एक रास्ता काम नहीं कर रहा, दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, दूसरे से नहीं तीसरे से ट्राई करेंगे। ये नहीं है अटक गए, अरे बस मम्मी मुझे तो यही पता था, अब तो मुझे नहीं पता कैसे करना है। ऐसा हम तब करते हैं जब हम आलस में होते हैं, अदरवाइज किसी भी चीज को करने के 70 तरीके हैं, और ये आलस करते करते एक दिन हमारा दिमाग बंद हो जाता है, फिर हमें नई प्रॉब्लम्स से बचने का मन करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक रास्ता काम ना करे, दूसरा काम ना करे, तीसरा। वो कहा जाता है ना कि भाई आपका जो अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर्स हैं, 26। तो अगर प्लान ए काम ना करे, बी ट्राई करो, बी ना करे, सी ट्राई करो, जेड तक बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अटक नहीं रहे एक जगह पे। फिर आता है थर्ड, है ना, इसका मतलब आपको रिलेशनशिप्स में बिल्कुल नहीं लेके जाना है कि पर्सन ए काम नहीं कर रहा है तो पर्सन बी पे ट्राई करेंगे, पर्सन बी काम नहीं कर रहा तो ये इसको दिल पे ले जाते हैं। कई लोग रियल जीवन में फॉलो करने लगते हैं, तो आपका जीवन जो है थोड़ा सा अशांतिपूर्ण हो सकता है अगर आप ये रिलेशनशिप्स में अप्लाई करते हैं। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, थोड़ी बहुत रिजिडिटी भी चाहिए होती है, बट ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। ओरिजिनल यानी ओरिजिनलिटी एक चीज है, ओरिजिनलिटी बोले तो मौलिकता, यानी आपके जो थॉट्स हैं वो मौलिक हों। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ किया आपने भी वही कॉपी कर दिया, तो उसको फिर हम क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे, उसको कुछ डिफरेंट करना नहीं कहेंगे। फिर आता है फोर्थ, इलैबोरेशन यानी विस्तार, यानी अब जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला है, जो भी ओरिजिनलिटी से आइडिया आया है, नोवेलिटी से आइडिया आया है, उसको इलैबोरेट करें, उसको देखें रियल लाइफ इंप्लीकेशन क्या है, कैसे उसको विस्तृत रूप से यूज करेंगे। तो ये हैं 4 एलिमेंट FFOE। आगे बढ़ते हैं। JP गिलफर्ड एक व्यक्ति हैं, जॉय पॉल गिलफर्ड। इन्होंने क्रिएटिविटी में मतलब अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग में, सॉरी, 2 प्रकार की थिंकिंग दी है, एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरी है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट को अभिसारी चिंतन कहते हैं, अभिसारी सोच कहते हैं, डाइवर्जेंट को अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है बात इतनी। अब अपसारी का मतलब होता है दिशाओं में जाना। ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसी को इन्होंने क्रिएटिविटी से जोड़ा है, ये आप याद रखेंगे, अभी समझ में भी आ जाएगा। रचनात्मकता से किसको जोड़ा है, अपसारी चिंतन को। रचनात्मकता से जोड़ा है अपसारी चिंतन को, ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन को किससे जोड़ा है, इंटेलिजेंस से। अब इंटेलिजेंस क्या कहानी है, इंटेलिजेंस का मतलब है आपकी वही रीजन करने की, अडेप्ट करने की, एंड ऑल एबिलिटी, बुद्धि से। अभी समझेंगे ये कहानी, आपको भी समझ में आ जाएगी, देखिएगा। अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपको कोई एक प्रॉब्लम दे, आप कहते हैं 36 सॉल्यूशन तैयार हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा पॉल्यूशन कम करने की बात है, कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, फलाना काम कर सकते हैं, ये ऑड इवन रूल लगा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। 70 तरीके दिमाग में आएंगे एक प्रॉब्लम के, यानी ये ओपन एंडेड होगा।
जैसे आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसमें आपके थॉट्स आते हैं, ओपन एंडेड होता है, कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में, डाइवर्जेंट का मतलब ही है दिशाओं में, डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में, डी फॉर डाइवर्जेंट, डी फॉर डिफरेंट दिशाएं, ठीक है जी। तो ओपन एंडेड मतलब मुक्त उत्तर। एक होता है क्लोज्ड एंडेड प्रश्न, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए आपको बढ़ावा देना, ये एक पॉजिटिव बात है। अगर आप बात करते हैं किसकी, पूरी शिक्षण प्रक्रिया की, तो आपको बच्चे के ओपन एंडेड थॉट को डेवलप करना है, उसके मुक्त उत्तर देने वाली चिंतन को विकसित करना है। मुक्त उत्तर क्या है? आप कह रहे हैं भाई पॉल्यूशन ज्यादा होने के रीजंस क्या हैं। अब इसमें बच्चा 70 तरह के रीजन बता सकता है, वो मुक्त है, वो ओपन है, वो फ्री है। लेकिन आपने कहा कि भारत की राजधानी बताओ, ये हो गया क्लोज एंडेड। या आपने कोई एमसीक्यू पूछ लिया, आपने कोई फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया, है ना, फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया आपने, ट्रू फॉल्स पूछ लिया, ट्रू है कि फॉल्स है, एक ही आंसर है आपके पास, है ना, वन वर्ड आंसर पूछ लिया। ये सब क्या है? क्लोज एंडेड है। इसमें आप बुद्धि का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आपको अगर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है तो आपने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। जब आप पेपर में भी जाएंगे कोई क्रिएटिविटी थोड़ी लगाएंगे, कुछ नया थोड़ी कर देंगे, वहां 5वां ऑप्शन लिख आएंगे खुद से, नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आप अपनी बुद्धि का तो यूज कर रहे हैं, छांटने के लिए, चूज करने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन नया कुछ नहीं कर रहे। नया कुछ करने के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी, अब सारी चिंतन करना पड़ेगा, ओपन एंडेड थॉट होना चाहिए। तो आपको बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ओपन एंडेड थॉट को बढ़ावा देना है। ठीक, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स, लीग से हटके सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना। सब इधर जा रहे हैं, हम इधर जाएंगे, मतलब जानबूझ के दीवार में सर मारना नहीं, बट कुछ डिफरेंट, हटके सोचना, एक नया आइडिया लाना, है ना। किसी ने तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा होगा, तभी वो आप मच्छर मारने वाला रैकेट बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, है ना, और मच्छरों को उड़ाते रहते होंगे, ऐसे उनकी लाशें भिस जाती होंगी उसके अंदर। क्या है वो? किसी ने तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी पहले से थी, करंट पहले से था, वो रैकेट पहले से आते होंगे उस तरह के, लेकिन किसी ने तो कुछ डिफरेंट सोचा। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ओपन एंडेड थॉट उसमें लगा, 70 चीजें ट्राई की होंगी, सोचा होगा, तब जाकर के एक चीज निकल करके आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा रुक के पानी पी लीजिए। अरे अरे नहीं, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। देखो, मल्टीपल सॉल्यूशंस यानी एक चीज के 70 सॉल्यूशन आपके पास हैं। 70 मतलब कई सारे, जबकि यहां पे एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। लिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं अगर आप क्लोज्ड एंडेड की बात करें, जैसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लिमिटेड ऑप्शन है, एक ही सही होगा, फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है, टू द पॉइंट कोई बात वन वर्ड में पूछी जा रही है। तो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और वो ओपन एंडेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। किसको बढ़ावा देना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। जब आपको कोई एक चीज चूज करनी होती है, 15 रिश्ते आए हुए हैं शादी के लिए, आपको एक व्यक्ति चूज करना है, आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, कि चूज करना है तो इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप ऑप्शंस को कम करते जाते हैं धीरे धीरे। जब आप डिसीजन लेते हैं फाइनल, तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। और जब आप दिशाओं में सोचते हैं, आप निकले पूरे जहान में मम्मी लेके आओ, जितने भी रिश्ते हैं सब देख लेंगे, शादी.com से लेकर के और क्या क्या, ये क्या है, अब सारी चिंतन है, आप अभी डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप चूज करते हैं फाइनली कोई भी एक डिसीजन लेना, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ये फालतू एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये याद रहते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल बात हुई। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप दिशाओं में सोचते हैं। जब आप फाइनली एक पॉइंट पे आते हैं तो आप दिशाओं से एक पॉइंट पे आते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से। मैं ज्यादा डिटेल में जा रही हूं, बट